तो ज़ेनबी का सीजन 2 एपिसोड 6 तक रिलीज हो चुका है और कुछ दिनों बाद एपिसोड 7 और 8 भी आने वाला है। लेकिन उन दो फाइनल एपिसोड्स को देखने से पहले मैं इस ब्रेकडाउन वीडियो में कुछ ऐसे सीक्रेट हिडन क्लूज और डिटेल्स लेके आया हूँ जिससे फाइनल एपिसोड देखना और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। स्टैन एडगर के असली इरादे क्या है? चैम्बर में जिंदा रखा हुआ ये जला हुआ लेंडी ये जला हुआ आदमी या थॉमस कोदल्किन है, और इन दोनों के बीच सिस्टर सेज का क्या रोल है, और पोलैरिटी के सामने साइफर का पावर्स क्यों फेल हो गया। एक एक करके सबको डिकोड करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि मरी ने अपनी सिस्टर एनाबेथ, जिसको साइफर ने मार दिया था, उसको लिटरली अपने पावर से फिर से जिंदा कर दिया, जो साइफर ने एग्जैक्टली प्लान किया था ताकि मरी का पावर लेवल और अपग्रेड हो सके, और साइफर का प्लान काम कर जाता है। अब थ्योरेटिकली अगर मरी चाहे तो वो पोलैरिटी की दिमाग का माइक्रोटेरर्स, सैम का गुस्सा, केट का अनस्टेबल पावर्स और ये जला हुआ आदमी जो थॉमस कोदल्किन हो सकता है, उनको अपने पावर से हील कर सकती है। एनाबेथ को लेके सब लोग वहां से भागने लगते हैं, सिक्योरिटी अलार्म से बचने लगते हैं और गार्ड्स इनको घेर लेते हैं। यहाँ गार्ड्स एक सोनिक वेपन यूज करते हैं जो सीजन 1 में भी कई बार दिखाया गया था। हालांकि ये सोनिक वेपन सूप्स को खास डैमेज तो नहीं करते, उन्हें कुछ देर के लिए रोक जरूर देते हैं। जॉर्डन उन गार्ड्स को फेंकती है और हमें पता चलता है कि एनाबेथ के पास भी पावर्स है। वो फ्यूचर में क्या होने वाला है उसे सेंस कर सकती है, लेकिन वो अपने पावर्स पे कंट्रोल नहीं करना जानती, और उसे ये भी पता नहीं होता कि वो फ्यूचर सच होगा या नहीं। फिर सैम वॉल तोड़कर उन्हें बचाने आता है, और जैसे कि वॉल टूटता है, जॉर्डन अपने फीमेल फॉर्म से तुरंत मेल फॉर्म में स्विच हो जाता है, क्योंकि जॉर्डन का डिफॉल्ट फॉर्म मेल ही होता है। अब इस सीन में एक टॉप सीक्रेट क्लू छुपा है। लास्ट एपिसोड में जब सिस्टर से जेल में साइफर से मिलने जाती है, तब वो बोलती है मैं तेरे लिए एक प्रेजेंट लाई हूँ। साइफर पूछता है कहाँ है प्रेजेंट, तो सेज कहती है प्रेजेंट आता ही होगा। यह सिस्टर सेज एनाबेथ की बात कर रही है, क्योंकि सिस्टर सेज बताती है कि साइफर के पास बहुत कम समय है और एनाबेथ को यूज करके वो मरी को लेवल अप कर सकती है। बट आई एम प्रीटी श्योर सिस्टर सेज ने ये प्रेजेंट वाली बात इनडायरेक्टली सैम के लिए ही कह रही, जो वाल तोड़ के मरी की टीम को बचाने आया। और सीजन 1 में भी हमने देखा था कि कैसे सैम क्वीन मेव की तरह एक जगह से दूसरी जगह जंप करके जा सकता है, और लास्ट एपिसोड में भी उसने अपने मॉम डैड के घर जंप करके ही गया था। तो मुझे लगता है ये पूरा एस्केप प्लान सिस्टर सेज ने पहले से ही बनाया था, जिसका साइफर को कोई आइडिया नहीं था। और द बॉयज में भी बताया गया है कि सिस्टर सेज सबसे इंटेलिजेंट सूप में से एक है, तो डेफिनेटली उसके पास कोई हिडन प्लान जरूर है। तो ये लोग एक फैन में प्रिजन से निकल जाते हैं, और थोड़ा पीछे छूटने के बाद सब थोड़ा सा सैन की सांस लेते हैं। तब सबके दिमाग में एक ही क्वेश्चन था, हाउ द हेल डिड मरी मेक एनाबेथ कम बैक टू लाइफ? देन मरी बताती है कि उसने वही किया जो साइफर उसे ट्रेनिंग के दौरान सिखा रहा था, दूसरी बॉडी की हर सेल फील करो ताकि वो तुम्हारी बॉडी की पार्ट बन जाए। और मरी ने उसी टेक्निक का यूज करके एनाबेथ के कटे हुए घाव को हील कर दिया। लेकिन अभी तक क्लियर नहीं है कि मरी किसी को कितने देर तक मरने के बाद जिंदा कर सकती है, और ये भी नहीं पता कि अगर किसी की घाव ज्यादा सीरियस हो तो क्या वो उसे हील कर पाएगी, लाइक विक्टोरिया न्यूमैन। और जब मरी एनाबेथ को जिंदा कर रही थी, तब एम्मा, जॉर्डन और केट तीनों दर्द में चिल्ला रहे होते हैं, उनकी नाक से खून निकल रहा होता है। तो ये क्लियर है कि मरी ने अपनी पावर के लिए उन सब की एनर्जी ली थी, इतना ज्यादा एनर्जी यूज की कि सब लोग कमजोर हो गए। इस सीन में साइफर मस्त फिजियोथेरापी दे रहा होता है, तभी उसे कॉल आता है कि मरी और बाकी सब लोग प्रिजन से भाग गए हैं। ये सुनते ही वो अपना कंट्रोल खो देता है और जले हुए आदमी पर बार बार मुक्के मारने लगता है। उसे गंदे नाली का कीड़ा, उल्टी और जितनी गंदी गालियां दे सकता सब देने लगता है। तो इससे ये क्लियर होता है कि वो आदमी साइफर का बाप तो हो नहीं सकता, वो थॉमस कोदल्किन ही है। और क्योंकि साइफर को उसने कंट्रोल कर रखा है, इसलिए वो जितनी गाली उस बर्न्ड आदमी को दे रहा था वो असली में अपने आप को ही दे रहा था। अगेन जब साइफर जॉर्डन के माइंड को कंट्रोल कर रहा था, तब बाद में जॉर्डन कहती है कि साइफर अंदर से बहुत तकलीफ में है, वो बहुत दर्द में है। तो ये दर्द भी थॉमस कोदल्किन की जली हुई बॉडी की ही दर्द लगता है। तो यहाँ दो पॉसिबिलिटीज है, या तो थॉमस कोदल्किन साइफर को कंट्रोल कर रहा है, या फिर उन दोनों का शरीर अदला बदली हो चुका है। दूसरी तरफ हमारा जेनफी गैंग एक बंद पड़े लाइब्रेरी में जाकर रुकता है, जहाँ वॉल पर हम देखते हैं रेसिस स्टारलाइट का पोस्टर, होमलैंडर का पोस्टर और डीप का एक डिओड्रेंट एड पोस्टर भी लगा हुआ है। जॉर्डन और मरी के बीच में एक इमोशनल बात होती है। जॉर्डन कहती है अब सब कुछ पहले जैसा नहीं रहेगा,
सब कुछ बदल जाएगा, क्योंकि तुमने जो किया वो सिर्फ भगवान ही कर सकता है। और साइफर के हिसाब से मरी अब दुनिया के सबसे पावरफुल सूप्स में से एक। लेकिन मरी उसे समझाती है और ये श्योर करती है कि जो भी हो जाए हम दोनों के बीच कुछ नहीं बदलेगा। इसी दौरान एमा और सैम को एक कंप्यूटर रूम मिलता है जहाँ कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम फॉथ ओएस होता है। एमा अपने इंस्टा हैंडल लिटिल क्रिकेट से लॉगिन करती है और वहाँ ग्रेग की सैट्स देखकर सैम थोड़ा जेलस होता है। और बात करें ग्रेग की तो मुझे वो सही बंदा नहीं लगता, क्योंकि जब एमा ग्रेग को कहकर जाती है वो केट को रेस्क्यू करने जा रही है तो वहाँ पहुंचकर उनको साइफर के गार्ड्स पकड़ लेते हैं। तो ये हो सकता है कि ग्रेग सीक्रेटली साइफर को इन्फॉर्मेशन दे रहा हो। लास्ट एपिसोड में पोलैरिटी अपने ब्रेन के माइक्रोटीरियर्स की वजह से अनकॉन्शियस हो जाता है। जब वो होश में आता है तो देखता है कि साइफर उसके सामने खड़ा। साइफर को पहले से ही पता था कि मरी जरूर पोलैरिटी से कांटेक्ट करेगी। एंड गेस व्हाट, एमा की दोस्त हार्पर पोलैरिटी को कॉल करती है और उस कॉल के थ्रू साइफर पोलैरिटी को अपने कंट्रोल में लेता है और उससे मरी का लोकेशन पता कर लेता है और फिर वो फाइकर को मरी को पकड़ने के लिए भेज देता है। सैम फाइकर को रोकने की कोशिश करता है लेकिन फाइकर उससे ज्यादा पावरफुल होता है। वो सैम को आसानी से यहाँ वहाँ पटक देता है और ये वही सैम है जिसने सीजन 1 में पूरी स्क्वाड को अकेले ही फाड़ दिया था। इधर एमा अभी तक अपने पावर्स को कंट्रोल करना नहीं जानती और फाइकर मरी के पीछे जाने लगता है। लेकिन तभी एंट्री होती है विक्टोरिया न्यूमैन की सांप वाली बेटी, जो अपने मुंह से सांप निकालकर फाइकर का खेल खत्म कर देता है। उसे हमने द बॉयज में भी देखा था जब वो फ्रेंची किमी को और बिली बुचर पर अटैक करती है और बाद में उसे रेड रिवर भेज दिया जाता है, जो एक ऑर्फन फैसिलिटी है जहां उसे उसकी माँ विक्टोरिया न्यूमैन की मौत के बाद रखा गया था। यह सब सोच रहे होते हैं कि अभी क्या हुआ। तब एंट्री होती है हमारी स्टैन एडगर भाई की। वो मरी और उसकी टीम को समझाता है और उन्हें लेकर अपने बंकर में चला जाता है जो 90 फीट जमीन के नीचे है और वो बताता है कि ये बंकर जिंक मेटल के कंक्रीट से बना हुआ है जो एक्सरे विजन को फेल कर देता है और न्यूट्रॉन बम को भी सर्वाइव कर सकता है। यह एक्सरे विजन का रेफरेंस है होमलैंडर के एक्सरे विजन पावर्स का और न्यूट्रॉन बम का रेफरेंस है सोल्जर बॉय के ब्लास्ट का, क्योंकि द बॉयज सीजन 4 के लास्ट एपिसोड में होमलैंडर और सोल्जर बॉय एक साथ दिखाए गए थे। तो मोस्ट प्रोबेबली अब होमलैंडर और सोल्जर बॉय स्टैन एडगर के पीछे पड़े हुए हैं। स्टैन बताता है कि प्रोजेक्ट ओडेसा ओरिजिनली थॉमस कोदल्किन ने स्टार्ट किया था, जिसका गोल था दुनिया के सबसे पावरफुल सुपर हीरोज बनाना जो बाकी सब सूप्स से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल हो। नॉर्मली जितने भी सूप्स है उन्हें कंपाउंड भी या तो बेबी के स्टेज में दिया जाता है या फिर थोड़े बड़े होने के बाद, लेकिन प्रोजेक्ट ओडेसा में कंपाउंड भी बेबीज के ब्लास्टोसिस स्टेज में इंजेक्ट किया गया था। यह ब्लास्टोसिस स्टेज का मतलब होता है जब बेबी फर्टिलाइजेशन के सिर्फ 5 या 6 दिन बाद डेवलप हो रहा होता है। और ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ 2 बेबीज पर सक्सेसफुल हुआ था, एक थी मरी और दूसरा था होपलैंड। इधर सैम एमा से माफी मांगता है अपने पास्ट के पागलपन और गलतियों के लिए। वो अपनी गलती का रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, लेकिन जब वो एमा को किस करने जाता है तो एमा बाउंड्री सेट करती है, जो बिल्कुल सही है क्योंकि सैम ने पहले मेरी एमा का दिल तोड़ा था। स्टैन फिर गोदल्किन और साइफर के पास्ट के बारे में बताता है। गोदल्किन चाहता था कि वो सूप्स को कंट्रोल में रखे, लेकिन साइफर चाहता था कि वो सिर्फ कंट्रोल नहीं बल्कि सारे सूप्स के ऊपर टॉप में रहे और उसके इशारों पर सारे सिस्टम वर्क करे। स्टैन ये भी बताता है कि गोदल्किन की बॉडी उस धमाके के बाद कभी रिकवर नहीं हुई, लेकिन उसके सोर्सेस के मुताबिक वो अभी भी जिंदा है। इसका मतलब अगर वो सच में जिंदा है तो अब उसकी एज 91 इयर्स के आसपास होगी और जॉर्डन और केट ने भी उसे देखा। फिर स्टैन मरी को प्रोजेक्ट ओडेसा के अर्ली फाइल्स दिखाता है जहाँ लिखा होता है हाई फ्रीक्वेंसी व्हिसल्स, जो एक प्रोटोटाइप था, यानी फौज वाले तब से इस पे काम कर रहे थे। फिर एक हेलोथिन पर मार्क दिखाया जाता है जो द बॉयज में सोल्जर बॉय पर यूज हुआ था, लेकिन उसका कुछ असर नहीं हुआ था। बैक टू पोलैरिटी एंड साइफर को कॉल आता है कि फाइकर फेल हो गया और मरी बचकर निकल गई। वो गुस्से में पोलैरिटी को कंट्रोल करता है और उसके अपने हाथों से उसे खुद को पिटवाता है। बातों बातों में वो बोलता है कि उसने पोलैरिटी के बेटा आंद्रे पर भी ऐसा ही कंट्रोल किया था और उसे अपनी पावर्स ओवर यूज करने पर मजबूर किया था। इसी वजह से आंद्रे की बॉडी ने गिव अप कर दिया और वो मारा गया। ये सुनकर पोलैरिटी का एक मोमेंट आता है। वो अपने पूरे गुस्से से साइफर के कंट्रोल से बाहर निकलता है और उसे विंडो तोड़कर बाहर फेंक देता है। अब ये हुआ कैसे? पोलैरिटी के पावर सिर्फ मेटल को कंट्रोल करते हैं, राइट? तो उसने साइफर पर अटैक किया कैसे?
आंसर है पोलैरिटी का पावर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करता है और एक इलेक्ट्रोमैग्नेट के आसपास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स EMP जनरेट कर सकती है। EMP साइंटिफिकली इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ब्लॉक या डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइफर का माइंड कंट्रोल पावर जो न्यूरोलॉजिकल मैनिपुलेशन पे बेस्ड है वो पोलैरिटी के EMP फील्ड के अगेंस्ट फेल हो गया। तो ये हो सकता है कि साइफर का पावर पोलैरिटी जैसे सूप्स पर काम ही ना करे। और ये कितना सच है ये हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। आखिर में मरी बंकर से बाहर निकल जाती है और केट भी उसके पीछे चली जाती है। मुझे लगता है कि मरी अब साइफर से अकेले ही सामना करने जा रही है। तो इसी के साथ एपिसोड 6 एंड होता है एंड आई एम प्रीटी श्योर कि यहाँ तक किसी ने भी मेरा वीडियो देखा नहीं होगा क्योंकि ये मेरा यूट्यूब पर पहला वीडियो है। और अगर किसी ने यहाँ तक देखा तो प्लीज भाई शेयर कर दो अपने दोस्तों को और लाइक और कमेंट भी कर दो अगर वीडियो अच्छी लगी। तो एपिसोड 7 में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।